हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर बबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र। हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के बारे में। चूंकि हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्हें लोगों को संसाधन के रूप में हम देखेंगे। चूंकि मैं बार बार बात करता हूं कि हम लोगों के बारे में संसाधन या लोगों को संसाधन के तौर पर देखेंगे, ये हमारा अध्याय कहता है। चूंकि हम आप लोग एक जनसंख्या का हिस्सा हैं, हम आप लोग हैं, इंसान हैं, और हम कब कीमती बनते हैं, हम कब हीरे बनते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हमको तराशा जाए। तराशने के लिए हमारे ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, हमें पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अगर ऐसा इंसानों के साथ होता है तो वो जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी, पूंजी बन जाएगी। उसको हम कहते हैं मानव पूंजी। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि वो शिक्षा का जो हमने मुद्दा लिया था, हमने पिछले वीडियो में शिक्षा पर बात करी थी कि मानव इन जनसंख्या को या मानव को मानव पूंजी बनाने में शिक्षा एक अहम फैक्टर था। हमने ये बात करी थी। हमने देखा था सकल का और बिलास के, हमने ये दो उदाहरण लेकर बात करी थी। सकल के ऊपर बचपन से शिक्षा पर निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, और इन सब बातों से हुआ क्या कि सकल ने पढ़ाई अच्छी कर ली और फिर अच्छी कंपनी में गया, बाद में अच्छी सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई। जबकि हमने उसके दूसरे दोस्त के बारे में बात करी थी, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि उसने अपने आप को ना तो पढ़ाई में ढाला, व्यवस्थाएं नहीं थी, ना उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, है ना उसको कोई प्रशिक्षण खास उसके पास था कि वो अपना जीवन स्तर सुधार पाए। शिक्षा के हमने विभिन्न पैमाने देखे थे कि शिक्षा को 1951 से लेकर 2018-19 तक हमने तय किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि शिक्षा को जब हम बात कर रहे थे तो हमने ओवरऑल शिक्षा की बात करी, फिर साक्षरता दर जो निकाली थी वो कुल दर भी देखी, महिला और पुरुष की भी देखी, हमने ये भी देखा। हमने अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में बजट क्या है, पैसा कितना लगा रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत शिक्षा के ऊपर जा रहा है, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो के अंदर की थी। तो अगर जिसने भी शिक्षा या जनसंख्या की गुणवत्ता, उसी के अंतर्गत शिक्षा थी, और उसी के अंतर्गत आज हम बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे। तो जिसने शिक्षा वाला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी तो वहां से आपको मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट से आप ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के मामले में। मतलब हमको सिखा दिया गया, हमने शिक्षा ले ली है या हमें कुछ काम आता है, हम उतने योग्य हैं कि हम कुछ काम कर सकते हैं, फिर भी हमको काम नहीं मिलता, हमारी इच्छा है काम करने की, आज की परिस्थितियों के हिसाब से हम काम करने को तैयार हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता, उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। जब व्यक्ति नकारा बैठा रहता है, काम करने का मन भी करता है लेकिन काम नहीं मिलता, उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। आज हम इसी बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना, कोई परचेज नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना, कोई कूपन नहीं लगाना। सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिलते हैं। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के यहाँ पर सभी सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ ये आपकी एनसीईआरटी को भी कवर करता है और दूसरे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी हमारे यहाँ पर कवर किया जाता है। और आपको जो कंटेंट मिलता है वो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट होता है, बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो बात करते हैं बेरोजगारी के ऊपर। हमारा मुद्दा तो बेरोजगारी है। चूंकि आप जब पढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अभी तो पढ़ने में हमें समझ में आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे लोग, दुनिया भर में सब जगह बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं तो है ही, है ना। तो बेरोजगारी है, भारत में भी है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पढ़ जाते हो फिर आपको एक अच्छा काम नहीं मिलता तो फिर आपको थोड़ा सा खराब फील, डिप्रेशन आना, कुछ ऐसा लगता है। उस दौरान क्या होता है, आदमी क्या सोचता है और उस स्थिति को क्या कहते हैं, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात? आगे चले तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हम बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं ना, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं तो आप देखें सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती है ना। किसकी? अपने पति बूटा की मदद करती है। चूंकि हम इनके बारे में देख चुके थे। शीला जो है वो घर का कामकाज करती है, जो कि सकल की मां है। उनके पिता बूटा चौधरी जो खेतों में काम करते तो उनको मदद करती है। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने में, घूमने में गुजारते हैं। तो एक सवाल हुआ, क्या सकल की मां शीला और उसका भाई जीतू और उसकी बहन सीतू बेरोजगार होंगे? क्या इनको बेरोजगार कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं
तब भी हमें सवाल जानना चाहिए। अगर नहीं कह रहे हैं बेरोजगार, तब भी हमें इसका जवाब चाहिए क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हमको तो साफ दिख रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहा। और आपने सर वीडियो जैसे ही स्टार्ट किया था, आपने बोला जो नाकारा बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, कुछ पैसा नहीं कमा रहा, वो बेरोजगार कहलाएगा। तो यहां पर तो शीला की माँ घर का ही काम करती है, कुछ अलग से करती नहीं, और भाई बहन उससे खेलते रहते हैं, तो क्या ये बेरोजगार नहीं होंगे? इसी सवाल का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, या उस समय हम बेरोजगारी को कहेंगे जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। मान लीजिए कि मैं मजदूरी करना चाहता हूं, 300 रुपए प्रचलित है, लेकिन मुझे कोई 150 में हायर करना चाह रहा है, या काम भी मिलने को तैयार नहीं है, तो उसको हम बेरोजगारी कहेंगे। शीला जो है, जो शकल की मां है, इसकी रुचि अपने घर के बाहर काम करने की नहीं है। मतलब यहां पर हमने लिखा कि जब वो क्या होता है कि तब प्रचलित दर पर काम करने का इच्छुक, मतलब उसके अंदर से ऐसा होता है कि हमें बाहर जाकर काम करना है, और उसके बाद काम नहीं मिलेगा, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। यहां शीला की मां, जो शकल की मां है शीला, उसकी तो इच्छा ही नहीं है बाहर जाकर काम करने की, तो घर के काम में खुश है। वो नहीं चाहती कि अलग से कोई काम करना, वो चाहती घर का काम करें, बच्चों की देखभाल करें, समय मिलने पर अपने पति यानी कि बूटा चौधरी को भी मदद कर दें ताकि खेती का उत्पादन सही हो सके। तो उसकी रुचि नहीं है। जब रुचि नहीं है तो बाजार में नहीं आएगी काम करने के लिए। जब बाजार में नहीं आएगी तो यहां पर जो इच्छुक, तो फिर वो इच्छुक नहीं होगी। इच्छुक नहीं होगी तो उसको काम कैसे मिलेगा? जो उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, तो उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? जीतू और सीतू जो है वो बहुत छोटे हैं, जो उसका भाई बहन है जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं करते। अब श्रम शक्ति क्या है? जो काम करने योग्य हो जाते हैं, जो काम करते हैं, काम करने लायक हो जाते हैं, उनको हम श्रम शक्ति कहते हैं। तो ये श्रम शक्ति की जनसंख्या में इनको काउंट नहीं करेंगे। और ना ही ये भी कि ना जीतू, सीतू और शीला को बेरोजगार कहा जाएगा। ये बात हमको समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि शीला जो है शकल की मां, वो काम करने के इच्छुक नहीं है बाहर, वो घर के काम में खुश है। जीतू और सीतू की उम्र बहुत कम है, वो श्रम शक्ति जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आती, इस कारण से उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे। श्रम बाल जनसंख्या में, या श्रम शक्ति है ना, ये बल है, श्रम बल जनसंख्या, या इसको बल की जगह आप क्या कर सकते हैं? यहां बल की जगह आप कर सकते हैं, यहां पर बल की जगह आप क्या कर सकते हैं? यहां पर आप कर दीजिए शक्ति भी कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? शक्ति भी कर सकते हैं, बल भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं ना। यहां पर आप बल कर दीजिए, और हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम शक्ति भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शक्ति भी लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो श्रम शक्ति जनसंख्या है उसमें वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 15 से 59, मतलब 60 साल से कम, और 15 या 15 से ज्यादा है, उनको शामिल करेंगे। तो उसके जो भाई बहन है वो 15 साल से छोटे हैं, वो इस आयु के अंतर्गत नहीं आते, तो उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे, उनके खेलने के ही दिन है। और मां को भी बेरोजगार इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है काम करने की। चैप्टर के अंदर शकल के दादा दादी नाना नानी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगर किया भी जाता तो संभवतः उनकी उम्र 59 से ज्यादा होती, 60 प्लस होते, तो इस कारण से उनको भी हम बेरोजगार नहीं कह पाते, वो भी बेरोजगार नहीं कहलाते। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है ना। आप देखेंगे आपको दोनों जगह, ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में दोनों जगह बेरोजगारी मिलेगी, लेकिन दोनों जगह की बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर मिलेगा। अब ये अंतर क्या कहलाएगा? दोनों जगह की बेरोजगारी आप देखें, शहर की बेरोजगारी अलग तरीके से मिलेगी और गांव की अलग तरीके से मिलेगी। आप देखें कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करते हैं तो आपको मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। मौसमी मतलब कि काम का सीजन आया तो आपको काम मिलेगा, प्रच्छन्न मतलब आप काम कर रहे हैं, प्रच्छन्न का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी है ना। तो इस प्रकार की बेरोजगारी आपको कहां मिलेगी? ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरों में मिलेगी आपको शिक्षित बेरोजगारी। मतलब हमारे पास दो प्रकार की चीजें आ गई जहां पर हम बेरोजगारी पर बात करने वाले हैं। कौन कौन सी आ गई? तो बेरोजगारी अपने पास दो प्रकार की हो गई। कैसी कैसी हो गई? तो दो प्रकार की ये बेरोजगारी हो जाती है कि इस बेरोजगारी को आप सबसे पहले कहेंगे कि ये क्या कहलाएगी? एक तो हो गई आपकी ग्रामीण बेरोजगारी, क्या इसको कहेंगे ग्रामीण बेरोजगारी, और एक को कहेंगे शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी आपको दो प्रकार से मिली हुई है। एक को आप कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। और दूसरी कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी।
और शहर में जो आपको मिलेगी उसको क्या कहते हैं आप, उसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। अब ये इसलिए मैं यहां पर बना रहा हूं कि आपको जब लिखना होगा ना तो आप इतना सारा ना लिखकर जो अपन जहां पर वर्क बोर्ड लिख रहे हैं, जो अपन छोटा सा एक स्नैप टाइप का बना रहे हैं, तो वहां से आप ले पाएंगे ना। तो दो प्रकार की बेरोजगारी से आपको मिली कि ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत हमने देखा, गांव में देखा तो वहां पर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने को मिली, जबकि शहरों में हमें क्या मिली देखने को, शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। मौसमी का मतलब आप जानते हैं, जैसे मौसम बदलता है उसी तरीके से आपको रोजगार मिलेगा, उसी तरीके से आपका रोजगार चला जाएगा। मतलब साल के कुछ महीने में रोजगार होगा, कुछ महीने में बिल्कुल नहीं होगा, उसको आप क्या कहेंगे, मौसमी। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो उसको क्या कहते हैं, मौसमी रोजगार, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ये खास तौर पर कहां होता है, कृषि के क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो यहां पर आमतौर पर यह समस्या आती है। क्यों आती है, क्योंकि कृषि में जो बड़े काम होते हैं वो होता है बुवाई का, कटाई का, निराई का और गुड़ाई का। अब ये साल भर तो चलता नहीं है। बुआई कब होगी, शुरू का जो दौर आएगा, जैसे अगर हम खरीफ की बात करें तो जुलाई अगस्त के आसपास खूब बुआई होगी। कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर में कटाई होगी। इसके बीच में थोड़ा काम करवाएंगे निराई गुड़ाई का। इसके बाद फिर आप 2 महीने के लिए बैठे हुए, फिर आपको 2 महीने के लिए काम मिल गया, फिर 2 महीने के लिए बैठे हुए। तो जब जब हमको घर में बैठना पड़ रहा है, बिल्कुल फालतू बैठे हैं, हम कुछ काम करने भी नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो मतलब क्या हुआ, मौसमी का मतलब क्या कर दें यहां पर, मौसमी का मतलब यहां पर कर देते हैं कि जब, है ना, क्या कर दें यहां पर कि जब कुछ समय के लिए काम नहीं होता, जब कुछ महीनों के लिए काम नहीं होता, और अगर ऐसा पूछा गया कि मौसमी बेरोजगारी तो ग्रामीण क्षेत्र में मिल ही रही है, और अगर ये पूछ लिया कि ये मौसमी का सबसे अच्छा उदाहरण कहां पर दे सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप दे सकते हैं कृषि क्षेत्र में। कहां दे पाएंगे, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर बात। अब दूसरी है, इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। क्या कहलाएगी प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब है कि इसके अंतर्गत नियोजित तो प्रतीत होते हैं, जो लोग हैं वो काम करते हुए तो देखेंगे, लेकिन उनके काम का कोई खास असर उत्पादन पर नहीं पड़ रहा होगा। मतलब नियोजित प्रतीत होंगे, उनके पास भूखंड होगा जहां उन्हें काम मिलता है। यह भी कहां मिलेगा आपको, कृषिगत कामों में मिलेगा, खेती किसानी के काम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 एकड़ का खेत है, 2 हेक्टेयर का खेत है, घर में 5 लोग हैं, तो पांचों काम कर रहे हैं। हमने एक शीला का उदाहरण लेकर देखा हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें हमने प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी पे बात करी थी। तो आपने देखा होगा कि ये खेती के काम में लगे हुए हैं और पूरे घर के 5-6 लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें से 1-2 लोग चले भी गए तब भी उस खेती की उत्पादकता को कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ये कृषिगत, या इसको हम प्रच्छन्न, मतलब खासतौर से खेती में है तो कृषिगत। और ये क्या होगी, छिप, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं और मुझको मेरे यहां आने से, यहां पर ही मैं काम कर रहा हूं तो मेरे आने से कोई खास फर्क ना पड़े। मान लीजिए मैं खेत पर जा रहा हूं तो मेरे खेत पर जाने से कोई खास फर्क ना पड़े, लेकिन मैं रोज खेत पर जाता हूं, अपना टिफिन लेके, लंच लेके, डंडा लेके, कुल्हाड़ी लेके रोज पहुंच जाता हूं, सुबह से शाम को चलाता हूं। तो जो भी मुझे देख रहा है वो क्या कह रहा है कि बोले काम कर आ रहा है, लेकिन हमारे काम करने से हमारे परिवार को हमको फायदा क्या हो रहा, कुछ नहीं। क्योंकि घर के 4 लोग और जा रहे थे तो हमने भी बोला चलो हम कुछ करवा देंगे। तो बीच में पापा को खाना खाना है, चाचा को खाना खाना है, भाई को खाना खाना, बोले जब तक आप खाना खा लो थोड़ी कर देते हैं। आप नहीं भी करते तब भी वो काम हो जाता, लेकिन हम जा रहे हैं, सपोर्ट टाइप का दे रहे हैं, हमको कुछ उससे फायदा खास हो नहीं रहा है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मान लेते हैं किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग काम करते हैं। खेती में ऐसा होता है संभवतः, इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, और जो अतिरिक्त लोग हैं ये तीनों क्या है, इस खेत पर काम कर रहे हैं, जो तीनों काम कर रहे हैं, और ये 3 काम कर रहे हैं। तो इन तीनों में क्या पाएंगे आप, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाएंगे कि ये तीनों क्या है, छिपे हुए बेरोजगार हैं, समझ में हमको नहीं आ रहा है। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा, कुछ आगे नहीं बढ़ा रहा है, मतलब उत्पादन कुछ नहीं बढ़ रहा है। 5 भी काम करेंगे तब भी उतना ही खेत में उत्पादन होना, 3 और आ गए तब भी उत्पादन हो रहा है। तो जब आपके आने से कुछ बढ़ा नहीं है तो आपकी उत्पादकता क्या है, 0।
तो हम क्या कहेंगे, आपने कुछ तो दिया नहीं, आप तो बस हाथ बटाने के लिए आ गए। तो फिर आपको क्या कहेंगे, तो आपको आप बेरोजगारी हुए ना, जब आपने कुछ पैदा नहीं किया, आपके हिस्से में कुछ 5 भी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके पास 2 हेक्टेयर का खेत है और 5 भी कर रहे हैं तो 20 क्विंटल गेहूं या 30 क्विंटल गेहूं निकाल रहे हैं, और 3 और आ गए तब भी 30 क्विंटल गेहूं आ रहा है। या हम पहले भी 2 फसलें ले रहे थे, सेम उत्पादन था, और आज भी 2 फसलें ले रहे हैं, उत्पादन भी उतना है। तो आपके आने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब आपके आने से कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको हम कैसे मान लें कि आपने कुछ किया। तो आप काम करते हो, घर से टिफिन लेकर डंडा लेकर निकले तो हमने देखा यार ये तो काम करने जाता है, शाम को फिर कर यार भैया काम आ गए, हमने ऐसा पूछा, बोले आओ, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, कुछ फायदा हुआ नहीं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे, वो बेरोजगार ही एक तरीके से। और इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहेंगे, प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब इन तीनों को हटा भी देते हैं तो उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के लिए काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं ना, 3 जो है वो अतिरिक्त रूप से बेरोजगार हैं, जो हमने अभी बात करी। तो यहां पर भी आप क्या देखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया, तो आप कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है सर, है ना, क्या कह देंगे, क्या मतलब है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि छिपी हुई बेरोजगारी। क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। और ये भी कहां देखने को मिलेगी, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो हमें खेती में ही देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी, कृषि में। अब बात करेंगे अपन अपने शहरी जो बेरोजगारी है उसके बारे में, आगे चलते हैं, शहरी के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर। शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसको हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं, और एक सामान्य सी परिघटना बन गई। मान लीजिए मैं पढ़ लिख गया हूं, मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, तो मुझे इंजीनियर का काम मिलना चाहिए, है ना। या मेरी जो, मान लीजिए कि मैंने कोई डिग्री करी है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाला काम मुझे मिले, वो वाला काम मुझे मिल जाना चाहिए। लेकिन मजबूरी बस जब का पेट पालना है तो फिर मैं कोई भी काम करना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा कि मैंने शिक्षा तो किसी दूसरी फील्ड के लिए है, लेकिन मजबूरी में काम मैं लेबर का कर रहा हूं या चौकीदारी का कर रहा हूं, तो उसको क्या कहेंगे, वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगी। या शिक्षित व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा तो भी उसको शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। अब देखें, मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर, मतलब आपने 10वीं 12वीं कर ली है, ग्रेजुएशन कर लिया है और पीजी कर लिया है, ये डिग्री आपके पास है और इसके बाद भी आप रोजगार पाने में असमर्थ है, तो आप क्या कहलाएंगे, शिक्षा लेने के बाद भी आप बेरोजगार हैं, मतलब शिक्षित बेरोजगार हैं। एक अध्ययन से बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक है। क्यों अधिक है, देखो इसको समझ लेते हैं क्यों अधिक है। इसको आप समझिए ऐसे, बोलो कैसे। आपने बीई करी है और एक व्यक्ति ने करी है 10वीं, और आपने बीई करी है सिविल से, अपन मान लेते हैं आपने इंजीनियरिंग करी है सिविल से, और ये 10वीं वाला भी क्या है, सिविल का ही काम करता है। ये सिविल का काम करता है ना, 10वीं वाला क्या करता है, सिविल का काम करता है। अब ये क्या एक्सपेक्ट करेगा कि इसको क्या नौकरी मिलनी चाहिए, ये चाहेगा कि इसको इंजीनियर की नौकरी दे दी जाए। क्या चाहेगा, इंजीनियर की नौकरी चाहेगा, या इंजीनियर की ना दे पाओ तो शुरू में कम से कम सब इंजीनियर की नौकरी तो दे ही दो। और ये क्या चाहेगा, ये मान लीजिए कि अपना कारीगर हो गया। अब लेकिन आपको सब इंजीनियर की नौकरी ना देकर क्या दे रहे हैं कि बोले तुम साइड के सुपरवाइजर बन जाओ, है ना, क्या बन जाओ, सुपरवाइजर। देखते रहना, पानी डालते रहना, सही से सीमेंट लग रहा है कि नहीं, ईंट सही से लग रही है, सब देखते रहना, सुपरवाइजर। तो इसकी जो पढ़ाई है वो इंजीनियर की, काम क्या कर रहा है, सुपरवाइजर का। तो ये ये काम करने को तैयार होगा, नहीं होगा ना, मजबूरी में करना पड़ेगा, या तो मना करेगा या मजबूरी में करना पड़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे, शिक्षित। तो जो अध्ययन ये बता रहा है कि अध्ययन में ये पाया गया है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में अधिक बेरोजगारी है। क्यों, क्योंकि उनको उनकी पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिलता। अब ये तो था कारीगर भाई, तो इसने अपनी कारीगरी करी, कारीगर के बाद थोड़ी सा ठेकेदार बन गया होगा, या हो सकता है कि सुपरवाइजर बन गया हो, सुपरवाइजर बन गया हो, और आगे जाकर फिर भविष्य में ठेकेदार बन गया हो। तो अब ये 10वीं पास व्यक्ति से आप बोलेंगे कि 10वीं पास व्यक्ति से बोलेंगे कारीगरी करना है या मजदूरी करना, मना करेगा क्या, नहीं। और इसकी पढ़ाई के हिसाब से भी ये काम कुछ ऐसे खराब नहीं लगते, वो कर सकता है, कर सकता है। तो इसमें क्या कहेंगे, इसको तो इसकी एक शिक्षा के हिसाब से काम मिलेगा, इनको मिला क्या, नहीं मिला। तो इसीलिए देखा बेरोजगारी की दर कहां ज्यादा है, यहाँ। छोटे काम करने में इनको तकलीफ नहीं है, लेकिन इनको तकलीफ है, इनको काम नहीं मिलेगा, ये घर में बैठे रहेंगे, बोले हम नहीं करेंगे, छोटा इंजीनियरिंग बनाओगे तब करेंगे। तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, इसको हम बेरोजगारी मान लेंगे, ये बेरोजगारी में आ जाएगा, इसको हम शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। क्लियर बात। एक विरोधाभासी जनशक्ति, एक स्थिति सामने आई है इसमें कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी है।
मतलब कि एक और तकनीकी अहर्ता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, मतलब जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, मतलब कि जिनके पास हायर एजुकेशन आ गई है, उनके बीच में बेरोजगारी बहुत है। दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। मतलब हम ये देखें कि जो पढ़े लिखे हैं उनके पास क्या है, बेरोजगारी बहुत है। और ऐसे पढ़े लिखे है ना, ऐसे पढ़े लिखे जो क्या हो जाए, इनके पास कौशल, स्किल आ जाए ना। इस कौशल को क्या कहते हैं, स्किल। पढ़ाई करना अलग चीज है, स्किल आना अलग चीज है, समझ रहे ना। हमने डिग्री कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंजीनियर बन ही गए। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा काम सीखना होगा, लेकिन हमने टसन में आकर नौकरी नहीं करी कि हमने बीई करी थी, हम सब इंजीनियर का काम क्यों करें, डिप्लोमा वाले का काम क्यों करें, हम नहीं करेंगे। आपने 4 साल खराब कर दिया, आप कहीं के नहीं बचे। तो अगर आप कोई दूसरा काम करके मतलब सब इंजीनियर काम करके या सुपरवाइजर के थ्रू 1 आध साल में फिर से इंजीनियर बन जाते तो आप काम सीख जाते, मतलब आपको स्किल आ जाती, तो फिर आप अच्छा काम कर पाते, देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान दे पाते। लेकिन आपने तो मना कर दिया, और जब आपने मना कर दिया तो आपके पास स्किल, मतलब किसको क्या कहते हैं, कौशल तो है नहीं। अब कौशल तो है नहीं, पढ़े लिखे तो है लेकिन कौशल नहीं है, तो फिर क्या करें। तो इसीलिए कहा गया कि पढ़े लिखे में बेरोजगारी बहुत है, और ये बेरोजगारी के बाद आप देखें कौशल वाले लोगों की कमी बहुत है। इनकी क्या है, कमी बहुत है, ये नहीं मिल रहा है। समझ में आई बात कि तकनीकी अहर्ता प्राप्त शिक्षित लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, उनमें बेरोजगारी बहुत है। और जो स्किल हैं, जो कौशल रखते हैं, ऐसे लोगों की कमी बहुत है, जिससे आर्थिक समृद्धि हो सके। तो आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी स्किल या कौशल बहुत कम है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जब भी बेरोजगारी रहेगी, आपको आपके मन के मुताबिक काम नहीं मिलेगा तो आप बैठे रहेंगे। मान लीजिए मैंने बीई करी है, मुझे काम नहीं मिला तो मैं बैठा हूं, तो क्या अच्छा हो रहा हूं या खराब हो रहा हूं, आप खुद सोच के बताइए। मैं क्या हो रहा हूं, खराब ही हो रहा हूं ना। मैं मतलब मुझे मत समझ लेना यार कि फिर शरीर खराब हो रहा है। मतलब कोई भी व्यक्ति, मैं अपने का उदाहरण लेता हूं तो आप लोग अपने अपने पे भी मान लिया करो, है ना। तो क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसने बीई करी है और वो बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है, किसी काम करेगा नहीं। तो क्या हो रहा है, जनशक्ति की बर्बादी होती है। जो युवक ने अभी पढ़ाई कर मतलब स्नातक और परास्नातक कर लिया, उसने मतलब पीजी भी कर लिया, यूजी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिली, तो ऐसा स्नातक क्या होगा कि बहुत पैसा लगा दिया, तो उसको निराशा आएगी और हताशा आएगी, ये भावनाएं जन्म देंगी। वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट होगा, उसको परेशानी आना स्टार्ट होंगी, वो थोड़ा सा सोचना ज्यादा स्टार्ट कर देगा। अब बेरोजगारी के प्रभाव क्या है, तो एक तो प्रभाव यही हो गया कि भाई युवकों में निराशा और हताशा आती है। दूसरा यह है कि पर्याप्त मुद्रा आपके पास नहीं होती है, क्योंकि आप जब काम नहीं करेंगे, बेरोजगार हैं, तो पैसा नहीं होगा। मान लीजिए हमें चाय पीने का मन है, 5 रुपए नहीं है अपने पास, पकौड़ा खाने का मन है, पैसा नहीं है, तो मुद्रा का अभाव होगा, पर्याप्त मुद्रा नहीं होगी, तो हम अपनी इच्छित चीजें जो हमारा मन करता है कभी कभी, वो नहीं कर पाएंगे। बेरोजगारी में समाज का एक बड़ा तबका, एक बड़ा समूह अपव्यय, मतलब बेकार चला जाता है, फालतू में खर्च हो जाता है, उसका हम कोई फायदा नहीं ले पाते। वो शिक्षित बेरोजगार आप देख सकते हैं काफी मात्रा में हो जाता है। आर्थिक बोझ में वृद्धि भी होती है। अब ये आर्थिक बोझ में वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि अब जब आप बेरोजगार बैठे हुए हैं तो आपको तो सरकार को आपका पेट पालने के लिए तो करना है कुछ, आप गरीब हो जाएंगे दिन पर दिन, तो राशन की दुकान से खाना लेंगे या कुछ और भी करेंगे। तो आर्थिक तरीके से घर पर भी, मान लीजिए घर पर पिताजी कमा रहे हैं, हम कुछ नहीं कमा रहे, तो हम घर पर भी आर्थिक तरीके से क्या हो गए, बोझ हो गए ना, हम सपोर्ट तो कर नहीं रहे। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ेगी। मतलब अब क्या हो गया कि आपको पूरी डिपेंडेंसी पापा पर हो गई कि बोले जब वो पॉकेट मनी देंगे बुढ़ापे में भी अपन को, तब अपन कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अपने को तो काम मिल नहीं रहा। तो वो काम कर रहे हैं तो वो कार्यरत हैं, और हम बैठे हुए हैं तो हम बेरोजगार हैं। तो हमारी निर्भरता किस पर बढ़ गई, जो काम कर रहे हैं मतलब पिताजी, तो उनसे पैसा लेना पड़ता है। तो ये जनसंख्या, मतलब कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ जाती है। जनशक्ति संसाधनों की बर्बादी, शक्ति मतलब वही जो जिसको आप मानव पूंजी बनाएंगे, वो बर्बाद होगा। युवकों में हताशा और निराशा, ये तो अपन ने देख लिया है, 2 बार हो गया आपका। तो युवकों में निराशा और हताशा की भावना बढ़ जाएगी, ये तो सामान्य सी बात है, हमने देखा भी था। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा असर। जब समाज का बड़ा तबका ऐसा होगा जो पढ़ लिख कर आया, उसको बेरोजगारी है, तो समाज में क्या होगा, वो बेरोजगारों का झुंड बनेगा। वो डिप्रेशन में आएंगे तो कोई बोलेगा तंबाकू खा ले, कोई बोलेगा बीड़ी पी ले, कोई जुआ खिलवाएगा, कोई नशा करवाएगा। ऐसा भी कई बार हो जाता है। कई बार ऐसा नहीं होगा तो वो डिप्रेशन में जाकर वो सोचना स्टार्ट करेगा, तो उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होना स्टार्ट होगी। तो ये सब बातें, मतलब वो समाज का ही तो हिस्सा है, तो समाज के जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालेगा। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अति अहितकर प्रभाव पड़ता है। मतलब बेरोजगारी क्या करती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है अर्थव्यवस्था पर।
बेरोजगारी में समृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब कि आपके यहां पर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आप मंदी की तरफ, आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे ना। अगर आप लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे तो संभवतः क्या हो जाएगा, अब वो क्या होंगे, अर्थव्यवस्था में सहायक की जगह अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी बन जाएंगे। मतलब अब सरकार वहां से पैसा निकालकर उनके लिए मजबूरी में स्कीम चलानी पड़ेगी ताकि लोग जिंदा रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। अब देखते हैं सांख्यिकीय रूप से बेरोजगारों, भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, निम्न है ना। कैसे सांख्यिकीय रूप से, तो अब बड़ी संख्या में निम्न आय वाले है ना और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है ना। बड़ी संख्या में जो निम्न आय मतलब कम जो कमाने वाले लोग हैं और जो निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित, मतलब आप काम करने लगे हैं तो क्या है, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, इनको हम क्या मान लेते हैं, नियोजित, मतलब काम करने वाले लोगों में इनकी गिनती मान लेते हैं। वे पूरे साल काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से या उनके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब यहां पर हम सांख्यिकी मतलब आंकड़ों का खेल देख रहे हैं। आंकड़ों का खेल क्या देख रहे हैं कि आय क्या है, आप काम करते हैं तो कम से कम 20,000 का महीना कमाते हैं, घर में काम चल पाएगा कि नहीं, कम से कम इतना कमाते हैं कि नहीं। अगर आप इतना नहीं कमाते तो फिर क्या होगा, फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। तो कम से कम इतना तो कमाइए, और कमा रहे हैं कितना, 10,000 या 8,000, तो इससे क्या होगा, इससे घर चलेगा, चला रहे हैं कैसे भी करके, कुछ अच्छे चलेगा थोड़ी। बेटे ने कह दिया कि बोले पापा 5 स्टार ले आना, और ऐसा उसने 100 डेयरी मिल्क ले आना, वो सिल्क वाली कुछ भी कह दिया, ऐसी डिमांड उसने महीने में 4 बार कर दिया, आपको 4 बार सोचना पड़ा, मतलब आप कमा थोड़ी रहे। तो वो साल भर काम करते हुए प्रतीत तो हो रहे हैं लेकिन उनकी आय इतनी नहीं है कि वो अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे से चला सके। इसलिए कहा गया कि आय निम्न है और निम्न उत्पादकता है, मतलब पैदा भी कम कर रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है, चूंकि वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम उनको लगा हुआ कह देते हैं, लेकिन वो क्या है, उतना नहीं कमा रहे जितनी उनकी जरूरत है और जितनी उनकी परिवार की जरूरत है। क्लियर, वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि काम उन पर थोपे गए, उनका मन नहीं है, बस चलो मजबूरी है, काम करना है, घर परिवार चल जाएगा, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई काम करना उनको थोड़ी सी तकलीफ हो, वो कोई काम पसंद ना कर पाए, अपने कोई पसंद का काम ना कर पाए, ये दिक्कत आ रही हो उनको। तो जब भी ऐसा थोपा जाएगा, जब भी ऐसी समस्याएं आएंगी तो लोग काम नहीं कर पाएंगे, उनको बड़ी समस्याएं आएंगी। तो चलिए बात करते हैं, इसको हम थोड़ी सा और अच्छे देखते हैं कैसे थोपा जाएगा ना। चलिए आगे चल, तो देखो पहले देख लेते हैं कि भाई ये जो लोड आ रहा है कि भाई निम्न उत्पादकता पर हम बात कर रहे हैं कि निम्न उत्पादकता होगी, और फिर हम बात करते हैं बार बार कि हम कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहां पर बात कर रहे हैं कि निम्न आय और निम्न उत्पादकता, ये आपने देखा है कि भाई आय कम उत्पादकता कम, सांख्यिकी तरीके से स्टैट मतलब जो नंबर होता है ना, नंबर के तरीके से हम देख रहे हैं। और यहां पर एक बात, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि ऐसा लगता है, प्रतीत होने का मतलब ऐसा लगता है कि ये काम उन पर थोपा गया है। देखो अब निम्न आय जो होगी, निम्न उत्पादकता जो है, अब एक आदमी है, कोई मान लो ये आदमी बना दिया अपन ने, ये बन गया आदमी, सही बना आदमी कि नहीं बना, सही बन गया। अब ये भाई अपना काम करना चाहता है, अब इस भाई को काम करना है लेकिन अब इसको मन का काम मिल नहीं रहा है, और इसका है परिवार, इसके 4-5 है चुन्नू मुन्नू, ये 4 ठो इसके बच्चे हो गए, एक इसकी पत्नी है, ये इसकी वाइफ हो गई, अपन लिख देते हैं यहाँ पर ये, और घर में 2 बड़े व्यक्ति हैं इसके माता पिता, उनको भी बिठा दिए, इतने लोग हैं, घर चलाना है। चूंकि सक्षम है, ये बहुत छोटे हैं, एक 5 साल का है, एक 8 साल का है, एक 9 साल का है और एक 3 साल का है, तो ये तो काम कर नहीं सकते। वाइफ की जिम्मेदारी इनके ऊपर पूरी आ जाएगी कि भाई बच्चों को पालना है, इनको भी देखना है, तुम्हारे लिए भी खाना बनाना है, तो अब तुम्हारी मजबूरी है काम करें। और अपन शुरू में थे टसन में कि अपन ने तो करी इंजीनियरिंग, अपन नहीं करेंगे दूसरा काम, अब मजबूरी आ गई, काम कुछ करना पड़ेगा। तो अब जो काम मिला, क्या मिला, जो काम मिला कर लेते हैं काम, जो काम मिला क्या है, कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है, कुछ तो मिलेगा, मतलब कुछ आय तो होगी, चाहे वो 8,000 ही क्यों ना हो, घर में चूल्हा तो जलेगा, इससे घर में खाना तो बनेगा। अब जो हम बिना मन के काम कर रहे हैं तो हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमारी आय भी कम है, जब आय कम है तो हम उसी के हिसाब से काम भी कर रहे हैं, तो उत्पादकता भी कम है। और ये काम हमने क्यों किया है, ये काम हमारी इच्छा नहीं थी, मजबूरी में हमें चुनना पड़ा, मजबूरी में हम ये काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा के विरोध में काम कर रहे हैं, भले हमें वो काम पसंद नहीं था, हम अपनी पसंद का कोई और काम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि मिल नहीं पा रहा है। तो इसी कारण से सांख्यिकी तरीके में हमने देखा कि क्या हो गया, ये वाला मामला है, आय कम है, उत्पादकता कम है, हम बहुत कम हमें आय मिलती है, मुश्किल से हम अपना घर बार चला पाते हैं।
गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते है ना। गरीब लोग जो है वो अब क्योंकि मजबूरी क्या है उनके यहाँ, क्या आज कमाया आज खाया। आप बेकार बैठे तो गए, आपको कुछ तो कमाना पड़ेगा, इस कारण से ये बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। उनका ये है कि भाई आज फालतू बैठे तो रोटी क्या बनाएंगे, तो कम से कम 300 मजदूरी नहीं मिले 200 मिल रही, कुछ तो कर आते हैं, ले आते हैं, तो घर में चूल्हा तो जल जाएगा, रोटी तो बन जाएगी, तो कुछ भी कमाई हो जाए तो इसके लिए वो चले जाते हैं। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह सिर्फ जीवन का निर्वाह करते हैं, सिर्फ जीवन चलाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। स्वरोजगार का मतलब क्या होगा कि आप प्राथमिक क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करें जो आपका खुद का हो। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है ना, सब लोग जाते हैं खेतों में काम करते हैं। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अब स्वरोजगार क्या होगा कि आपको स्वरोजगार का मतलब होगा कि आपका खुद का काम। अभी स्वरोजगार कहां करते हैं आप? खेत पर 5 लोगों की जरूरत है लेकिन 3 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा काम करके खेत से उत्पादन उतना ही आ रहा है जितने 5 कर रहे थे ना, जितना पहले 5 कर रहे थे उत्पादन उतना ही आ रहा है, और 3 के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन 3 को हमने क्या कह दिया, ये 3 क्या कहलाते हैं, ये प्रच्छन्न के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके? इनको प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत कहा जाता है। क्लियर बात? ये प्रच्छन्न के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक। और दूसरी चीज कि आप कृषि से जुड़े कुछ चीजों से लेकर प्राथमिक क्षेत्र, मतलब जो कृषि हो गया, कृषि से जुड़े हुए कृषि सहायक हो गए या खनिज, इनमें कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि भाई कुछ और उत्पादन भी कर सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता है कि अधिकांशतः काम जो होता है वो स्वरोजगार। आप करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको दूसरा व्यक्ति कोई नहीं बोलेगा कि आकर नौकरी कर लो, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी यहां पर होती है। यह भी विशेषता है कि भाई पूरे परिवार की हिस्सेदारी रहती है। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है ना। खेत के काम में जो साझेदारी और उत्पादित फसल में है ना, खेत के काम में अपन ने साझेदारी करी पूरे परिवार ने मिलकर 7-8 लोगों ने, और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। क्या हुआ, हम क्या करते हैं कि हमारा खेत था, घर के 8 लोगों ने काम किया और यहाँ पर जो उत्पादन हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं यहाँ पर कि भाई इस पर तो कितने लोग को रहना चाहिए, कितने लोग को नहीं रहना चाहिए, किसने ज्यादा काम किया, किसने कम काम किया। हम क्या करते हैं, उत्पादन हुआ, सबसे पहले सबके खाने की जुगाड़ कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबके खाने मतलब सबके भोजन की जुगाड़ कर लेते हैं। कैसे जुगाड़ हो गई, खेत का जो उत्पाद आया है अनाज, उसको बचा लेंगे, भाई सबके लिए खाने की व्यवस्था सबसे पहले करो। इसके बाद क्या करो कि भाई हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी जुगाड़ करो, और अगली फसल के लिए कुछ चीजें बचा लो। बचेगा तो हम बेच लेंगे, कपड़ा खरीद लेंगे, है ना, कुछ और सामान ले लेंगे। लेकिन जो उत्पादन हुआ उसमें सबसे पहले सबके लिए, चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था हम उसमें कर लेते हैं। इसी कारण से इसमें जो कठिनाई आती है उसमें कमी लाते हैं। लेकिन इससे परिवार की गरीबी क्या है, कम नहीं हो रही है। गरीबी कम कब होगी, जब आपकी आय बढ़ेगी। गरीबी जो है वो आय से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। आय आप बढ़ाएंगे, गरीबी घटेगी, गरीबी बढ़ेगी मतलब आय घट रही है। गरीबी कम नहीं होगी। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ जाएंगे। अधिशेष का मतलब हो गया, अधिशेष का मतलब हो गया अतिरिक्त। जैसे अपन ने देखा था ना कि यहाँ पर 8 लोग खेत पर काम कर रहे हैं जिसमें से 3 एक्स्ट्रा हैं, मतलब कि अगर 5 भी काम करते रहे तो हमारे उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 3 लोग कहां जाएंगे, शहरों की तरफ जाएंगे, ताकि क्या हो, शहरों की तरफ जाकर कोई रोजगार तलाशें, ताकि हम अपने घर की गरीबी दूर करने में मदद कर सकें। क्लियर बात, कि गरीबी दूर करने में हम मदद कर सकें। क्लियर बात, समझ में आ गई ना, क्या है ये बेरोजगारी, ये बात समझ में आई ना। चलिए अब देखते हैं कि तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य पर चर्चा करते हैं, या चर्चा करनी है। क्या करते हैं, कृषि का सबसे बड़ा अधिक अवशोषण करने वाली, कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या है, कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी, कृषि अधिशेष का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में चला जाता है। अधिशेष मतलब जो एक्स्ट्रा होता है वो सब द्वितीयक में और तृतीयक में चला जाता है। तो ये बातें यहाँ पर हैं, ये चर्चाएं तो आप देखेंगे कि आपकी किताब में लिखी हैं, हमें डिस्कस करनी चैप्टर के माध्यम से पता भी चल जाती है। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण होता है। द्वितीय क्षेत्रक में श्रम का क्या करते हैं, बहुत शोषण करते हैं, उनको बड़ा परेशानी होती है। तृतीय क्षेत्रक में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी मतलब कई प्रकार की विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की नई सेवाएं सामने आ रही हैं।
तो खास तौर से हमने बेरोजगारी के मामले में ये देखा, बेरोजगारी को हमने समझा क्या कहलाती है, बेरोजगारी के प्रकारों को भी देखा। आप देख लीजिए, यहां पर एक बार हम बात कर लेते हैं, बेरोजगारी के प्रकारों को भी हमने देखा कि यहां पर हमने ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी की चर्चा करी। ग्रामीण बेरोजगारी को दो भागों में देखा, मौसमी और प्रच्छन्न में। मौसमी में कुछ महीने काम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। प्रच्छन्न में छिपी हुई, समझ में नहीं आएगा कि आप बेरोजगार हैं कि रोजगार है। शहर में शिक्षित बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी, और यहां पर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो काम नहीं कर पाता, उसको उतना काम नहीं मिलता। तो ये बेरोजगारी की बातें हमने देखी हुई हैं, क्या है बेरोजगारी, कैसे है। फिर हमने जनसंख्या के अनुपात में, वो सांख्यिकी के अनुपात में भी देखा कि भाई जो उत्पादकता है वो भी कम है, आय भी कम है, उस तरीके से भी हमने यहाँ पर देखा। तो ये बेरोजगारी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। हाई क्वालिटी का मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपसे 1 रुपए का पेमेंट भी नहीं चाहता, मतलब कि यहां पर 100% फ्री एजुकेशन दी जा रही है, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। हमारे वीडियो आप कहां देख सकते हैं, तो आप YouTube पर तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है magnetbrains.com, जहां पर लेक्चर्स को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया गया है। आपकी सब्जेक्ट, आपके कोर्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हमने अरेंज करके रखा है। इसके अलावा आप ये सारी चीजें वेबसाइट के अलावा आप एप्लीकेशन पर भी कुछ इसी तरीके से वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे, वीडियो को देख पाएंगे। हमारे कई सारे कोर्स चलते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सीबीएसई से लेकर जैप कैप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 1 रुपए का पेमेंट भी आपको यहां नहीं करना है। क्लियर? आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम। यहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करेंगे तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए कि आपके कुछ डाउट है तो उनको भी, और आप हमें भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।